हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान, पाकिस्तान, ये वो, अरे भाई पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना। आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में। पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान जो है वो सुटेबल एंकर है फॉर इस्लामिक फ्रेमवर्क। तो क्या इस्लामिक नेशंस की आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के बारे में तो पिछले दिनों खबरें ये छप रही थी कि वो इतने क्राइसिस में है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर जब हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, और अगर सऊदी अरब वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, और ईरान यानी हुतीज का हमला माना जाएगा कि ईरान का हमला हो रहा है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में फंसा हुआ है। वो जो तराजू लेके बैठा है वो अक्सर ही हिला जा रहा है। तो वो ऐसे में कहाँ लीडर बन जाएगा? आप कह रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे बहुत सीधी कि जहाँ तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले तो इसका मतलब क्या है, इस्लामिक फ्रेमवर्क का मतलब ही क्या है, ये देखिए। जब अमेरिकन फोर्सेस जीसीसी कंट्रीज से हट जाती हैं, उनकी बेसिस हट जाती हैं, और वहाँ की जो जीसीसी कंट्रीज हैं लोकल ट्रेड करना शुरू कर दें विद लोकल करेंसी, ट्रेड अगर शुरू करें या युआन में करें, अगर वो ट्रेड कर लें, और उसके बाद जो लोकल मसले हैं वो लोकल तरीके से हल करे जाएं, ना कि बाय द हेल्प ऑफ आउटसाइड पास, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल फ्रेमवर्क, जिसकी अब्बास अरागची ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये रीजनल फ्रेमवर्क में क्या होगा अगर वहाँ से सिक्योरिटी हट जाती है? जैसे आप जानती हैं कि सऊदीज ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा पाकिस्तान के साथ, कतर भी बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की, आज कुवैत भी वही बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो रिप्लेस कर सकता है सिक्योरिटी को फॉर द जीसीसी कंट्रीज वंस द अमेरिकन बेसिस हट जाती है। वो क्यों? वो देखिए सुनिए, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ है, जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी हैं। 17 जून द MOU वॉज साइन। 23 जून को जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, ही मेड अ विजिट टू इस्लामाबाद। वहाँ पे उन्होंने कई बातें करी, बताया गया। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई होगी कि देखिए अब जो है MOU साइन हो गया है, ये फाइनल डील में तब्दील होगा तो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा। उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15 जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफी मजबूत डील माना गया। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं।
एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। You see the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। But governance should be the responsibility of the लेकिन वहां तो Pakistan. पत्ता नहीं हिलता, वहां मिलिट्री के कहे बगैर, ISI के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता वहां। ये तो उनका मसला है ना, उनको ठीक करने दीजिए आप। अगर वो नहीं कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि उसके पास बड़ी ही सोने की मुर्गी है वो, हाँ, कि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन हाँ, उसको कैश नहीं करा पा रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है। दैट्स इट, दैट डोमेस्टिक मैटर। गवर्नेंस में क्या दिखते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है। अभी जैसे CPEC उनके पास आया था, आज वो बात कर रहे हैं CPEC 2 की बात हो रही है। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो CPEC 1 था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फॉर वेरियस रीजन वो कहीं पे कमी पेशी रह गई। पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ द GHQ। फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में दे हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। अभी एक और खबर छपी है ANI में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, ANI ने खबर छापी है और अहम खबर है ये, क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी अरब और ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है ये। अभी इसको ये लीक हुई है खबर, जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। ANI ने अभी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ फैक्ट्स पर। आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज़्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूँ, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। MOU को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद MOU। वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है, क्योंकि वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान, देखिए, वो डेस्टिनेशन था तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, और उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया, जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, उसको भी अलग ही इज्जत दी। तो और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए थे। वही तो आपसे कह रहा हूँ ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में थे। उनकी हुकूमत इकोनॉमिकली पूरे तरीके से ढांचा चरमरा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप सोचिए, इकोनॉमिक राइट्स हो रहे हैं, ज्यादातर आबादी दूसरे मुल्कों में जाके काम करती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? चलिए खैर, इस सब्जेक्ट गवर्नेंस का है, समस्याएं हैं। अभी ये जो हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है, व्हाट इज दिस अबाउट? लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है, ये भी तो जॉब्स हैं, लेकिन ये अच्छी बात है लोकतंत्र। चलिए देखिए, ये बातों पे मैं गवर्नेंस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें मुझे समझ है पर ऐसी कोई डीप एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं। अब मुझे पूछ लेने दीजिए आप, इस सब के दौरान जो हमारी विदेश नीति है खासकर, अब मोदी जी तो बहुत बिजी हो गए हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी को संभालने में, कि भाई ये सड़कों पे आके पूरा सैलाब लाए हुए हैं, तो ऐसे में कहाँ उन्हें वक्त मिलेगा कि वो कहीं दूसरे देश भी उनको जाना होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दौरान उनके कैलेंडर में जितनी विदेश यात्राएं भी लिखी होंगी वो सब रद्द कर रहे होंगे वो एक एक करके, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल है देश से बाहर भी जाना। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी। आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियाँ होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला।
क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो तो सीधी सी जाहिर बात है, हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना। क्योंकि सिंदूर अच्छा, के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, जाहिर क्योंकि है। ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो है दुनिया में टेररिज्म, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेररिज्म कोई इशू नहीं है। हम जाके बोलते रहते हैं, कितने लोग मानते हैं हमारी बात मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहाँ बहुत है। उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को यानी समझिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है। हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरिड, बिकॉज आई नो कैट वाटर वॉर्स कैन टर्न इनटू अ हॉट वॉर, और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो हैं, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो, और नीचे पाकिस्तान है। तो जब दुनिया बिटवीन दी ऑर्डर्स होती है, दैट इज एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज रूल्स एक टाइप के टूट चुके हैं, एंड इट इज अ एरा ऑफ वॉर, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पीपल आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल वॉर्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। पहली बात। दूसरी बात, एससीओ है। मैं इस एससीओ का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में, जहां फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। ठीक है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आसियान में थे, वहां पर मीट में, और वहां बात कर रहे थे फिर से टेररिज्म की। अब टेररिज्म की तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि आप जो है वो बलूचिस को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनकी एलिगेशन है। कहने का मतलब ये है, एससीओ भी जो था, जो शुरू हुआ था एससीओ टेररिज्म को लेकर, आज एससीओ भी बात कर रहा है डेवलपमेंट की। एससीओ का पूरा ढांचा बदल गया है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और वो कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जब चाइना के अंदर एससीओ समिट हुई थी टिंजियान में, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो वहाँ पहली बार ये जिक्र हुआ कि एससीओ के अंदर भी 10 इयर्स डेवलपमेंट प्लान होगा,
एससीओ का अपना बैंक होगा जैसे ब्रिक्स का बैंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान पाकिस्तान ये वो, अरे भाई पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना, तो उसको आप समझने की पहले कोशिश करिए। जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मैंने शुरू से कहा था ये, इट क्लियरली सेज दैट दिस इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम। अगर आज आपके पास ताकत हो मिलिट्री ताकत, तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं। तो सीधे जंग होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं दुनिया सुन नहीं रही। They are also saying the same thing because the as far as the world is concerned, पूरी की दुनिया, terrorism is a issue, but there are bigger issues today. In fact, climate change जो है वो terrorism से ज्यादा बड़ा issue तो है। हम क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टेररिज्म की बात ज्यादा करते हैं? जब हमारे रक्षा मंत्री या हमारे दूसरे मंत्री जब बात करते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, तो क्या ये घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ हम पहली बात तो शिकार हैं, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर बात यह है कि वो भी कहते हैं कि हम भी शिकार हैं, ये भी एक बात है, और दुनिया उनकी बात भी सुन रही है। श्याम सरन ने कहा है कि हमारा ये दोहरा रवैया होगा अगर हम चीन उस जगह बैठा है हमारे ऊपर जहां से पानी का फ्लो वो रोक सकता है, और हम उस जगह बैठे हैं जहां हम पाकिस्तान का फ्लो रोक सकते हैं। तो अगर हम चीन से वो सहने को तैयार नहीं है, तो वो दुख या वो जख्म हम पाकिस्तान को क्यों दें? ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो डिप्लोमेसी है, हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे, जिनको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती कि दुनिया में हो क्या रहा है और बदल कैसे रही है। तो सरकारी मुसलमान का मतलब सरकार ने एक मुस्लिम डिप्लोमेट से ये कहा कि भाई ये लिख दीजिए आप जो कि पाकिस्तान की बात है। कहा नहीं, क्योंकि मुसलमान जो सरकारी मुसलमान है और मुस्लिम्स इन जनरल, उनको ये लगता है कि हमें ज्यादा अब दिखाना है कि हम वफादारी है, दैट इज द वर्ड। दिक्कत तो सारी यहाँ आ रही है, चाहे वो टॉप डिप्लोमेट ही क्यों ना हो। अरे देखिए साहब, टॉप बॉटम कुछ नहीं होता। डिप्लोमैट इज अ डिप्लोमैट, एंड डिप्लोमैट इज नॉट अ थिंकर, लेट्स गेट इट करेक्ट। He is not a geopolitical thinker who understands how the world is changing. His basic brief is to take the government directive and implement it properly. That is being a diplomat. और जो थिंकिंग होती है सरकार की, वो ये होनी चाहिए कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट मेड बाय डिप्लोमैट्स, इट इज मेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर, इट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। उसका काम ये होना चाहिए कि किस तरीके से दुनिया बदल गई है, हम किस तरीके से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का फ़ायदा उठा के, रिलेशंस विद नेशंस का फ़ायदा उठा के, हम जो अपने लोग हैं गरीब, उनकी बेहतर करें ज़िंदगी को, अमन कायम हो सके, इसके लिए जंग करनी पड़ती है। आपने चाइना का जिक्र किया कि उससे भी बातचीत होनी चाहिए, आप कह रहे हैं पाकिस्तान उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। मतलब चाइना हमें गलवान जैसा जख्म दे रहा है, और हमारे यहाँ हद ये है कि सलमान खान की फिल्म आई और गलवान पहले उसका नाम था, उसको बदल के कुछ और रख दिया गया। फिल्म का नाम भी गलवान नहीं हो सकता। यानी हम कल्चरल लेवल पे भी हम चीन को चैलेंज नहीं कर सकते या चीन के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगातार वो जख्म दे रहा है, हमारे फौजियों से लेकर हमारी जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब वो इतना ताकतवर है, तो हम उससे कैसे और कब और किस तरह से बात करें? ना, देखिए, जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने एक बयान दिया था कि जो हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, हम अपनी जो इकोनॉमिक राइज है, वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता चाइना के इकोनॉमिक राइज पर आज हालत ये है, हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं है, पर चाइना हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है, नंबर 1। बल्कि गलवान के बाद और बढ़े हैं कारोबारी रिश्ते। तो कहने का मतलब ये है, आप इस बात को एक तो ये समझिए। दूसरी बात क्या है, एक होती है जिसे कहते हैं विल टू फाइट, क्योंकि आपने लड़ाई की बात करी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, जयशंकर ने एक टेलीविजन चैनल में कहा था, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री चाइना जिसकी 5 गुना मेरे से ज़्यादा इकॉनमी बड़ी है। ठीक है, हमारी 4 ट्रिलियन है, उनकी जो है 19 ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन है, 5 गुना हो गई। पर व्हाट अबाउट ईरान, 300 बिलियन और 32 बिलियन से लड़ाई कर रहा है। 32 ट्रिलियन से लड़ाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हम एक तो लड़ाई, हमारी सरकार जो है ना, उसमें वो है नहीं लड़ाई करने का, और वो पूरा रिकॉर्ड है इस पे। आप कभी हम जंग लड़ तो चुके हैं ना, वो चलिए, वो फिर कभी उस पर बात करेंगे। वो हमने कोई जंग नहीं लड़ी है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेट्स गेट दैट क्लियर। अ वॉर इज अ वॉर, इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम डूइंग अ टेररिस्ट ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। अंदर कर लिया, बाहर कर लिया,
दैट इज एंटायरली कोई फुल फ्लेजेड जंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा देखिए आप, नया देश था, 62 की लड़ाई याद है, और तमाम तरह नहीं की नहीं, लड़ाइयाँ मैं हुई हैं। तब वो तो बातें कर ही नहीं नहीं, रहा मैं कह हूँ रही हूँ मैं। नया और कमजोर देश था, गरीब देश था, और उस हाँ वक्त जो हुआ वो हाँ हुआ, हाँ, लेकिन भारत अब एक ताकतवर देश सरकारें है। लड़ती हैं हाँ अपनी अपनी इज्जत के लिए। ईरान लड़ रहा है अपनी इज्जत के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीन से लड़ाई करिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चीन को पहले ये तो पता चले कि आप में लड़ाई करने की ताकत है।